नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप बताएंगे, हम दिखाएंगे ये वादा हमने आपसे किया है और उस वादे को निभाने के लिए एक बार फिर हम हाजिर हैं। आपकी खबर होगी, आपका नजरिया होगा, हम तो सिर्फ जरिया बनेंगे। यही तो इंडिया चाहता है। तो आज क्या देखना चाहता है इंडिया, क्या जानना चाहता है इंडिया, इससे आप लोगों ने ही हमको बताया है, जिसे अब हम दिखाने जा रहे हैं। आज की खबरों पर हमने आपकी राय मांगी थी एबीपी के ऐप पर, वो राय हमारे पास पहुंच चुकी है। पहली खबर थी कि पेट्रोल के दाम ने लगाई सेंचुरी। दूसरी खबर रही राजद्रोह बढ़ा है या राजद्रोह पर राजनीति। तीसरी खबर रही रूठे किसानों को कैसे मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और चौथे नंबर पे थी अन्य खबरें, हमेशा की तरह। इसमें पहली खबर यानी शतक लगाने वाली पेट्रोल वाली खबर को देखना चाहा है 47% इंडिया की जो पॉपुलेशन ने, जी हाँ 47% ने। राजद्रोह वाली खबर को 16% लोगों ने देखना चाहा है। दूसरे नंबर पर हालांकि रूठे किसानों को बीजेपी कैसे मनाएगी, इसको 20% लोगों ने देखना चाहा है। और अन्य खबरों को 17% लोगों की दिलचस्पी है देखना चाहा है। तो आपकी मर्जी के हिसाब से ही हमने खबरों का चयन किया और इसीलिए शुरुआत करते हैं पेट्रोल की तिहाई अंकों में पहुंच चुकी कीमत से। महंगाई की पिच पर पेट्रोल ने धुआंधार बैटिंग करते हुए आज आखिरकार शतक मार दिया। और अब हम जिस पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं, यहीं से, इसी जगह से कल मैंने आशंका जताई थी कि देश में पहली बार पेट्रोल 100 के पार हो सकता है और आज ये डर सच हो गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का दाम 100 के पार चला गया है। यहां पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 100 रुपये 7 पैसे का आज दिन भर बिका है। मौसम में ठंडक अभी भले ही बची है, लेकिन पूरा देश इस बसंत ऋतु में भी पेट्रोल के ताप से झुलस रहा है। आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपये 54 पैसे का हो गया है। 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 59 पैसे तक बढ़ चुकी है। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपये 49 पैसे का हो गया है। यहां पर 2 रुपये 51 पैसे पेट्रोल पिछले 10 दिनों में महंगा हो चुका है। कोलकाता में भी पेट्रोल 2 रुपये 48 पैसे पिछले 10 दिनों में महंगा हुआ है। डीजल का दर तो और भी ज्यादा है। दिल्ली में 10 दिन में डीजल 2 रुपये 82 पैसे महंगा हुआ। मुंबई में 10 दिन में 2 रुपये 99 पैसे यानी करीब करीब 3 रुपये महंगा हो गया। और कोलकाता में भी 10 दिन में डीजल 2 रुपये 83 पैसे महंगा हो चुका है। मजाकिया अंदाज में कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल में चाहे 20, 30, 40 पैसे बढ़े, हम तो 500, 1000, 2000 का ही पेट्रोल भरवाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनाब फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है। इसे समझिए, 10 दिन में अगर पेट्रोल डीजल करीब 3 रुपये महंगा हुआ है तो इससे आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ता है। तो अगर आप कार से रोजाना दफ्तर जाते हैं, आने जाने में करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, गाड़ी अगर 12 किलोमीटर का एवरेज देती है तो रोज 4 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। और 4 लीटर पेट्रोल या डीजल का रोजाना करीब 12 रुपये ज्यादा अब आपको भरना पड़ रहा होगा। महीने में 25 दिन अगर दफ्तर जाते हैं तो जेब पर सीधे सीधे 300 रुपये का बोझ और पड़ रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जो सुर्खियों में आया है तो पेट्रोल की कीमत में लगी सेंचुरी के कारण। बहुत असर पड़ रहा है। सैलरी उतनी नहीं है जितना पेट्रोल पर जा रहा है। अप डाउन भी बहुत है। अरे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। पढ़ाना लिखाना महंगा तो है ही, आम आदमी के लिए काफ़ी महंगा है। त्राहिमाम त्राहिमाम, मुंबई से कोलकाता तक, श्रीनगर से विशाखापट्टनम तक मच गया है कोहराम। तेल की बढ़ती कीमतों से त्राहिमाम कर रही है जनता। चवन्नी चवन्नी करके तेल की उछलती कीमतों ने लोगों का तेल निकाल दिया है। लगातार 9वां दिन है, लेकिन तेल कंपनियां मानती नहीं। सरकारों को टैक्स चाहिए और डीलर को कमीशन। सबको यकीन है कि वो आम लोग ही हैं जो कोरोना काल के बाद अपनी फटी हुई जेब से भी बढ़ते क्रूड ऑयल के दामों का बोझ उठा लेंगे। चाहे इसके लिए घर का राशन कम पड़ जाए, बच्चों की फीस न जाए, लेकिन देश की बात है तो तेल का दर्द तो सहना ही होगा। जैसे प्राइवेट जो जॉब कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम हो रही है, या स्कूटी निकाले या साइकिल,
मेरे के यहाँ तो यही है नॉर्मल, तो मेरे पापा ले जाते। जैसे मेरे को कॉलेज कहीं जाना हो, जैसे मेरे को जाना है केकेसी, तो मैं साइकिल लेके जाता हूँ। हाँ मेरे पास बाइक, ऐसी बात नहीं, लेकिन पेट्रोल के दाम के चक्कर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाई में भी पैसा देना ही पड़ता ना, पेट्रोल भरने के लिए, उसमें को परेशानी हो रही है। हमारी इनकम तो कम है, हाँ इनकम कम है, लेकिन पेट्रोल बढ़ते जा रहा, महंगाई भी बढ़ते जा रही, क्या करेंगे इसके लिए अपन? अरे भाई कितना असर क्या पड़ता है कि रोजाना हम लोग रोज कमाने रोज खाने वाले आदमी इतना पेट्रोल कहाँ से डला सकते हैं। डेली अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता रहेगा तो कहाँ से खर्चा चल पाएगा। बहुत भारी पड़ता है तेल पेट्रोल डलवाना, इतना महंगा हो गया। एक तो कामकाज इतने मंदे, ऊपर से पेट्रोल का इतने बढ़ते दाम बहुत ज्यादा हो गए। श्री गंगानगर में पेट्रोल ने शतक लगा दिया है। कुछ और जगह वो 90s में है, लेकिन तेल के दाम नर्वस नहीं है। 9 दिन से जिस रफ्तार से महंगाई के पिच पर तेल का खेल हो रहा है, कई और शहर भी शतक का जादुई आंकड़ा छू ही लेंगे। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते हैं कि सिर्फ 2021 में ही कितनी बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं। 2021 में कुल 21 बार तेल के दाम बढ़े। 2 महीने में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़े। पिछले 9 दिन में पेट्रोल के दाम करीब 2 रुपए 60 पैसे तक बढ़े। 9 फरवरी से अब तक डीजल के दाम में करीब 2 रुपए 82 पैसे तक का उछाल आया। 2020 कोरोना का दर्द देकर गया और 2021 की शुरुआत तेल के दर्द के साथ हुई। जनता के नाम पर विपक्ष भी सियासी आरोपों के साथ उतर आया। भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो आज भी इतना नहीं है जितना आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर पैसा बढ़ा दिया है। लगातार इस पैसे को भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है। राजनीति का भी अजब मिजाज है, गोल गोल घूमती है। 6 साल पहले तक तेल के बढ़ते दामों पर ऐसा दर्द उनके चेहरों पर नजर आता था जो आज सत्ता में है। ऐसे ही प्रदर्शन बीजेपी करती थी जैसे आज जम्मू और दिल्ली में कांग्रेस कर रही है। लेकिन देखिए आज वो कितने लाचार नजर आ रहे हैं। देखिए ये सब हम लोग जानते हैं कि डीजल पेट्रोल एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर चलता है। ये अपने हाथ में नहीं है। सरकार की कोशिश ये रहती है कि कम से कम कीमत पर लोगों को ये सब पेट्रोल डीजल मिले, पर चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसके मूल्य निर्भर करते हैं और उससे जो अप डाउन होता है उसके आधार पर होता है। जनता तो भोली है, उसे ये नहीं पता कि राजस्थान में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार तेल से निकले वैट की मलाई खा रही है और यही वो 2 राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 के पार है या 100 के बेहद करीब। कच्चे तेल की कीमतों में कमी की आने वाले दिनों में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तेल कंपनियां अपनी आजादी का पूरा फायदा उठा रही हैं। तेल के दामों में बहार है, आम आदमी बेहाल है, पर क्या करे, जिंदगी की गाड़ी में तेल तो डलवाना ही पड़ेगा, महंगा ही सही। इंडिया जानना चाहता है कि जब दूसरे शहरों में तेल अभी शतक से कुछ पीछे है, तो श्रीगंगानगर में कौन से आसमान से उतरा है जो वहां दाम 100 के पार पहुंच गया। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तेल की कीमत का एक और पहलू भी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में जहां जनवरी 2020 की तुलना में जनवरी 2021 में तेल की कीमतें घटी हैं, वहीं भारत में कीमतें बढ़ी हैं। ये देखिए, कच्चा तेल जनवरी 2020 में $63.55 था, जनवरी में $54.77 था, करीब 14% की कमी आई दुनिया भर में। भारत में क्या हुआ? भारत में $1.03 था जनवरी 2021 में, ये बढ़कर $1.17 यानी करीब 13.6% कीमतें जो हैं वो बढ़ोतरी हुई है। चीन की बात करें, चीन में भी करीब 1.4% की कमी आई है। ये चीन में प्रति बैरल डॉलर की कीमतें लिखी हुई हैं। इसी तरीके से हर देश में, अमेरिका में देखिए क्या हुआ, अमेरिका में भी करीब 7.5% एक साल में कमी आई है पेट्रोल प्रोडक्ट्स में। ब्राज़ील की हालत देखिए, ब्राज़ील में भी 20.6% दाम कम हुए हैं बीते एक साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे दाम बढ़े। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन के ग्राफिक्स देखिए, यहां पे करीब 1.8% की कमी आई है पेट्रोल के दामों में बीते एक साल में। यानी लगातार दाम जो है वो दुनिया भर में कमी हुए हैं, लेकिन भारत में दाम बढ़ी है। तेल की कीमत तो कम हुई, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस केंद्र सरकार पर उंगली उठाती है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में ही
डीजल पेट्रोल की कीमत में सबसे ज्यादा आग लगी है। जयपुर में पेट्रोल 95 रुपए तक पहुंच गया है तो श्रीगंगानगर में 100 के पार। इसका गणित आखिर है क्या? चलिए हम आपकी ये उलझन भी सुलझा देते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि अब कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल शतक लगाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। 133 पैसे तेल हो गया है, हम कहाँ जाएंगे? 100 रुपये 33 पैसे, सबसे ज़्यादा महंगा गंगानगर में ये तेल है। राजस्थान का श्री गंगानगर देश का वो पहला जिला बना है जहां पेट्रोल की कीमत ने सेंचुरी मारी है। दाम बढ़ने से लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि श्री गंगानगर में ही पेट्रोल का दाम 100 के पार कैसे गया? आमतौर पर राज्य में हर जगह पेट्रोल की कीमत में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, लेकिन राजधानी जयपुर और श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम में 4 रुपए का अंतर है। हम आपको बताते हैं कि इस अंतर की वजह क्या है। आपको बता दें कि राजस्थान में तेल पर वैट ज्यादा है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 28% वैट है। हनुमानगढ़ में डिपो बंद होने के चलते पेट्रोल दूर से लाया जाता है, लिहाजा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ दी जाती है। इसके चलते गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 3 से 4 रुपए तक बढ़ जाती है। श्री गंगानगर ने भले ही पेट्रोल के दामों में लीड ले ली हो, लेकिन राजस्थान के कई दूसरे इलाके भी शतक के बेहद करीब है। बीकानेर में पेट्रोल 98 रुपए 34 पैसे तक पहुंच गया है। राजस्थान के बाकी शहरों में भी पेट्रोल का दाम 100 रुपए के बेहद करीब है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर तरह तरह के अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था, आपके कमेंट में हम आपको दिखाएंगे इंडिया चाहता है में कोई सवाल उठा रहा है तो कोई व्यंग के जरिए अपनी बात कह रहा है। ऐसे ही 2 संदेश अब हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। शैल रावत लिखते हैं, नागरिकों के लिए बड़े दर्द भरे हालात है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें तेल और शराब के अलावा कमाई बढ़ाने का कोई और जरिया नहीं ढूंढ पा रही है। मनीष रंजन साहब लिखते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब लोग गाड़ी कैश पर खरीदेंगे और पेट्रोल लोन लेकर भरेंगे। इंडिया चाहता है कि डीजल पेट्रोल के दाम पर लोगों की नाराजगी ना बढ़े। वैसे नाराजगी से याद आया, एक आंदोलन पिछले 84 दिनों से किसानों का चल रहा है जो कृषि कानूनों से नाराज है। हमने आपसे पहले दिन ये वादा किया था कि ये आपका न्यूज शो है, आप तय करते हैं कि कौन सी खबर चलेगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने किसानों की खबर को तरजीह दी है, इसीलिए हम ये खबर अब आपको दिखा रहे हैं। कृषि बिल पर किसानों के आंदोलन के बीच संसद से सड़क तक खूब हंगामा हुआ, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर आज भी अड़े हुए हैं। विपक्ष अब खुलकर किसानों के आंदोलन के पक्ष में आ गया है तो बीजेपी भी किसानों को मनाने में जुटने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मिशन में लग गए हैं। फिर यह तय हुआ कि घर घर जाकर बीजेपी के नेता कृषि कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करेंगे। एक बार फिर किसानों के द्वार मोदी सरकार। जाट वोटरों को मनाने में जुटी बीजेपी सरकार। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें सरकार की उस कोशिश का हिस्सा हैं जब वो किसानों का भ्रम दूर करना चाहती है, जाट वोटरों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक के बाद बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर, यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी, मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान के घर पहुंचे। बैठक में किसानों के बीच जाने की रणनीति पर बात हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि 84 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। कृषि कानून को लेकर किसान नेता और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच सरकार ने किसान और जाट वोटरों को मनाने की नई कवायद शुरू कर दी है। हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो अमन तक और पहुंचा दे किसानों को, हो सके कोई ऐसी बात हो जो किसान के सरकार तक पहुंचा दे। बहुत से काम किए मोदी जी ने, हो सकता है कोई और बेहतर करने की आवश्यकता पड़े, वो सरकार को बताऊंगे। ये बिलों के बारे में किसान को बताऊंगे, भाई फायदा है इसका, नुकसान कोई नहीं। फिर भी तुम चाहो तो संशोधन भी करेंगे।
ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर की हैं, जब मंगलवार रात 6 से 9 बजे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिमी यूपी और हरियाणा के कई बड़े नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग का मकसद समझाएं, उससे पहले आपको इन 4 चेहरों को देखना चाहिए जो मीटिंग में शामिल थे। बागपत सांसद सतपाल सिंह, मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान, यूपी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर। ये सभी चेहरे बीजेपी सरकार में सांसद या मंत्री हैं, जाट वोटरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की इस बैठक में बड़े जाट नेता, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों के अलावा ब्लॉक स्तर के भी जाट नेता मौजूद थे। इन नेताओं के साथ बीजेपी ने एक हाई लेवल मीटिंग का बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के बड़े नेता 3 सप्ताह तक जाट इलाकों में जाएंगे। बीजेपी नेता खाप नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। कृषि कानून पर किसानों का भ्रम दूर करेंगे। तीनों कृषि कानून का फायदा बताएंगे। इंडिया चाहता है मैं आगे बढ़े, इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया कुछ और खबरें भी देखना चाहता है। आप ही ने इसे भी चुना है। इस कड़ी में हमारे न्यूज मेन्यू में आज ये खबरें भी हैं। कहां पर बुरे फंस गए राहुल गांधी, मुंबई से कोरोना क्यों नहीं जाता है, अपनी जुबानी मिस इंडिया की कहानी। ये खबरें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। वहां चुनाव में हर दांव आजमाए जा रहे हैं। कहीं विरोधियों का वजूद मिटाकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, तो कहीं गरीबों की भूख मिटाकर। हमने आपको 2 दिन पहले CNX का एक सर्वे दिखाया था, जिसमें ममता की तृणमूल पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। यही वजह है कि अब दीदी ने वोटरों को लुभाने के लिए मां की थाली पेश कर दी है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। सियासी गर्मी में राजनीतिक खिचड़ी पकाने की नई तैयारी है ये मां कैंटीन। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां 5 रुपए में खाना खिलाने की योजना शुरू हो चुकी है। सोमवार को ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की थी। योजना को नाम दिया गया मां। तृणमूल का नारा है मां माटी मानुष, और इसी नारे से मां को लेते हुए योजना शुरू कर दी गई। मां योजना के तहत गरीब लोगों को 5 रुपए की थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी परोसा जाएगा। इन रसोई घरों का संचालन स्व सहायता समूह करेंगे और ये हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। कोलकाता के 144 वार्ड में 500 लोगों को 5 रुपए में भोजन कराया जाएगा। वहीं रोजाना 50,000 लोगों को सस्ता भोजन कराने की योजना है। माना जा रहा है कि इस योजना का लक्ष्य खाने के जरिए वोट बटोरना है। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता चुनाव के लिए जी जान लगा रही हैं। ওই পরিবারকে দিয়ে রান্নাও করায়নি এবং যেটা রান্না করে দেখায় সেটা খায় না, বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসে এবং জল খাচ্ছে। এরা সব গরিবের বন্ধু। যা ছিল বাম তাই মনে রাখবেন, বিজেপির ওই শাম। বাম আর শাম নেই को কোনো দাম। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है और वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी बंगाल के चुनाव में ताल ठोक चुका है। चुनाव से पहले ममता सरकार की गरीबों के लिए ये तीसरी योजना है। इससे पहले ममता बनर्जी द्वारे सरकार यानी सरकार अपने द्वार और स्वास्थ्य साथी योजना शुरू कर चुकी है। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। जब वोटर का दिल प्रसन्न होगा तो वोट में बदलेगा ही। इसीलिए तमाम सियासी दल मतदाताओं को रिझाने के लिए थाली काट खेलते रहे हैं। हम आपको कुछ बेहद दिलचस्प ग्राफिक्स दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे की शिव भोजन थाली भी चुनावी वक्त में 10 रुपए की मिली थी, आपको याद होगा। इसके बाद अशोक गहलोत की थाली भी आई जो 8 रुपए थी, जिसका नाम इंदिरा रसोई रखा गया। इसके बाद बारी आती है अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने 10 रुपए में आम आदमी कैंटीन की शुरुआत की। और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सड्डी रसोई 10 रुपए की यहां पे थाली थी। अन्ना रसोई 5 रुपए में थाली दी गई जयललिता के वक्त में। और ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कैंटीन योजना में 10 रुपए थाली का वादा किया गया। तो थाली पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है, उसी रास्ते पर अब ममता बनर्जी चल रही है। जनता आटे की रोटी खाती है,
राजनेता की नजर सत्ता की रोटी पर रहती है। चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो चुका है और इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचे। वहां लोगों को लुभाने के चक्कर में वो कुछ ऐसा कह गए कि बीजेपी को चुटकी लेने का एक और मौका मिल गया। वैसे पुडुचेरी में राहुल के पहुंचने से पहले ही एक धमाका कांग्रेस विधायकों ने कर दिया। अब तक 4 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। वैसे राहुल जहां जहां जा रहे हैं वहां से पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है, चाहे वो असम हो या फिर राजस्थान या फिर अब पुडुचेरी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचे तो थे अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए। मछुआरों के साथ उनकी मुलाकात का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। To the sea, which is a dangerous place without protection. हमेशा की तरह राहुल के निशाने पर मोदी सरकार थी। किसान आंदोलन से शुरू हुई बात मछुआरों पर आई। राहुल जोश में थे और जोश जोश में वो फिर तथ्यों से खिलवाड़ कर बैठे। किसान जो देश की रीढ़ है, उसके खिलाफ सरकार ने 3 बिल पास किए। आपको हैरानी होगी कि मैं यहाँ मछुआरों से मुलाकात में किसानों की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको समंदर का किसान मानता हूँ। अगर दिल्ली में जमीन के किसानों के लिए मंत्रालय है तो समंदर के किसानों के लिए क्यों नहीं है। पुराने नेता कह गए हैं कि सियासत में मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी बात आपको हंसी का पात्र बना दे कहा नहीं जा सकता। बीजेपी ताक में थी और राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। राहुल पर बड़ा तंज करते हुए उन्होंने बाद में इटालियन भाषा में ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, राहुल जी, इटली में अलग से कोई मत्स्य मंत्रालय नहीं है, वहां ये कृषि और वन नीति मंत्रालय के तहत आता है। और उन्हें ये भी नहीं पता है ये इटली से बाहर निकलते नहीं। उसका कारण है इटली में जो है वही दुनिया समझते हैं। So whether it is demonetization, पुडुचेरी में राहुल की बात से दिल्ली में सियासी चुटकियों का दौर शुरू हो गया। वैसे भी राहुल गांधी का टाइम इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं मुसीबत साथ साथ आ रही है। असम में गुजरातियों पर बयान देकर फंसे, राजस्थान गए तो गहलोत और पायलट की तकरार बढ़ गई। पुडुचेरी में तो आने से पहले ही वहां की कांग्रेस सरकार संकट में आ गई और अब एक बार फिर उनके इस बयान ने बीजेपी को उन पर तंज करने का मौका दे दिया है। इंडिया चाहता में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के रूप में इंडिया ये भी जानना चाहता है कि आखिरकार देश विरोधी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के कितने चेहरे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। इसके लिए विदेशी टूल किट के देसी किट बन रहे हैं। अब तक इस मामले में 7 चेहरे सामने आ चुके हैं। कुछ देशी हैं, कुछ विदेशी हैं। हम इस मामले में पहले आपको उन 7 चेहरों से रूबरू करा देते हैं जो कहीं पत्रकार बनकर तो कहीं पर्यावरणविद बनकर हिंदुस्तान को अशांत करना चाहते हैं, ऐसा इन पर आरोप है। इसमें नया नाम जुड़ा है अनीता लाल का, जो कनाडा में रहती हैं और पोएटिक जस्टिस संस्था की सह संस्थापक हैं। अमेरिका में रहने वाले पीटर फैड्रिक का नाम पहले ही आ चुका है, जो खुद को पत्रकार कहता है। एक और नाम कनाडा के मो धालीवाल का है, जो खालिस्तान आंदोलन का समर्थक है। साजिश की इस पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करने वालों में निकिता जैकब है, जिसने टूल किट को एडिट किया था। एक चेहरा शांतनु मुलुक का है, जिसने टूल किट बनाया और उसे सर्कुलेट किया, यानी लोगों तक भेजा। इसमें दिशा रवि भी हैं, जिनके खिलाफ लाल किला कांड में जुड़े होने के सीधे सबूत मिले हैं। इनके अलावा खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते दिख रहे हैं दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में। वैसे टूल किट मामले में निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उसे 3 हफ्ते की जमानत दी है। ये ट्रांजिट अंतरिम राहत है जो 25,000 के निजी मुचलके पर मिली है, लेकिन इससे इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही, क्योंकि पुलिस की एफआईआर में इनके खिलाफ बेहद संगीन आरोप है। लाल किले के गुनहगारों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस कानून का शिकंजा कस रही है। लाल किले की हिंसा के पीछे कौन कौन था, इसका जिक्र टूल किट केस में दर्ज हुई एफआईआर में है।
एबीपी न्यूज के पास टूल किट केस में दर्ज एफआईआर की कॉपी है, जिसमें गुनाह के सारे सबूतों को कड़ी दर कड़ी जोड़ा गया है। पुलिस ने एफआईआर में सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन का जिक्र किया है। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बाधा डालने की साजिश की गई थी। वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। भारत विरोधी पोस्ट शेयर की गई। भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सोच पर प्रहार की कोशिश की गई। विदेशों में भी भारत के विरोध की साजिश थी। 26 जनवरी के दिन पुलिस कर्मियों पर हमले हुए। पुलिस को उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने संयम बरता। 500 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। एक किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई। टूल किट वाला सारा तंत्र किसी हादसे की उम्मीद में बैठा था, पर कोई हादसा नहीं हुआ तो किसान की मौत को गोली से मौत बताया गया। टूल किट एफआईआर में जिक्र है, हिंसा फैलाने के लिए फेक न्यूज का भी सहारा लिया गया। एसएफजे और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने फेक न्यूज का इस्तेमाल किया। फेक न्यूज के साथ पुराने वीडियो भी डाले गए। 26 जनवरी को गोली से किसान की मौत की खबर उड़ाई गई। सच ये था, साजिश में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 200 पुलिसकर्मियों के इस्तीफे की खबर भी उड़ाई गई। भारत के आंतरिक माहौल को अस्थिर करने की साजिश रची गई। 4 फरवरी वो तारीख है जब पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट गलती से साझा कर दी थी। लेकिन यही वो तारीख है जब बड़े पैमाने पर ट्विटर स्टॉर्म यानी ट्विटर का तूफान लाने की तैयारी थी। पर टूल किट साझा हो जाने से साजिश का पर्दाफाश हो गया। अगर टूल किट शेयर न होती तो 13 और 14 फरवरी को भी लोगों को सड़कों पर उतारने का माहौल बनाना था। एफआईआर में दर्ज है कि एसएफजे की तरफ से माहौल बिगाड़ने के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए करीब 1 करोड़ 80 लाख के इनाम का ऐलान था। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी मंसूबों को बढ़ाया जा रहा था। भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने की बात कही गई है। कुछ भारतीय कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। आंदोलन के दौरान ये तस्वीरें वायरल हो गई थी, जिसमें कंपनी के टावर तोड़े गए और जनरेटर चुरा लिए गए। इसी के साथ योगा और चाय के खिलाफ भी दुष्प्रचार किया गया। योगा और चाय भारत के खिलाफ दुष्प्रचार से भारत को इन तरीकों से भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी थी। दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में 4 फरवरी को स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की, जिसकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई। राजद्रोह एक बेहद संगीन आरोप, लेकिन क्या शांति और कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मामले राजद्रोह में आ सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने किसान आंदोलन से जुड़े कथित फर्जी वीडियो डालने के मामले में सुनवाई करते हुए एक अहम बात कही है। अदालत ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार के पास राजद्रोह कानून एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इससे उपद्रवियों को काबू करने के बहाने विरोधियों को चुप कराने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई। सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए। ट्विटर पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई, जिसमें कुछ असली थे तो कुछ फेक। दिल्ली हिंसा केस में भड़काऊ वीडियो और खबरें फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने रामस्वरूप नाम के शख्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन दिल्ली की निचली अदालत ने आरोपी रामस्वरूप को जमानत दे दी। लेकिन सुनवाई के दौरान देशद्रोह कानून पर जो टिप्पणियां की वो चर्चा में है। रामस्वरूप के ऊपर यह आरोप है कि उसने कुछ ऐसे वीडियो और मैसेज फॉरवर्ड किए जो कथित तौर पर भड़काऊ थे। लेकिन ऐसे मामलों में शुरुआती तौर पर देशद्रोह की धारा के तहत मामला बनता नहीं दिखता। लिहाजा इसी आधार पर अदालत ने आरोपी रामस्वरूप को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा, राजद्रोह की धारा असंतुष्टों के खिलाफ औजार नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है कि देशद्रोह की धारा का कानून एक ऐसा हथियार है जो कि सरकार और पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल बेहद ही सावधानी से किया जाना चाहिए। इस कानून का इस्तेमाल लोगों की आवाज को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के खिलाफ ही किया जाना चाहिए जिन्होंने वाकई में हिंसा के जरिए देश की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की हो। कोर्ट ने कहा कि इस कानून में कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति के किसी कृत्य से सामाजिक तौर पर माहौल खराब होने या हिंसा फैलने की आशंका हो तो इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा साबित नहीं होता तो ऐसे मामलों में देशद्रोह की धारा शुरुआती तौर पर लगाना सही नहीं कहा जा सकता। ये जो स्वरूप राम का केस था, इसमें तो वो एक मैसेज को फॉरवर्ड करता है, तो फॉरवर्डेड मैसेज में पुलिस ने 468, 471
सब कुछ लगा दिया कि ये फॉर्जरी है, इसमें उसने डॉक्यूमेंट फोर्ज किए हैं, जबकि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन इस बात को सही तरीके से बता भी नहीं पाई कि क्या उसने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। आरोपी को बरी करते हुए अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा, इस मामले में जिस तरह से देशद्रोह की धारा लगाई गई है वो ठीक नहीं लगती। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को भी सिर्फ कानून में जिस तरह से देशद्रोह को लेकर बात कही गई है, सिर्फ उसी को पढ़कर नहीं बल्कि सारे तथ्यों को देखकर और गंभीरता को समझते हुए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कानून ये है कि अगर 99 गुनाहगार छूटते हैं तो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह गलत सजा नहीं पाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं फंसना चाहिए। तो इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए, और ये कि किसी की पूरी जिंदगी का सवाल होता है, ऐसा ना हो कि कोई गलत फंस जाए। आईपीसी की धारा 124 से यानी देशद्रोह की धारा सालों से सवालों की घेरे में है। सवाल उठते हैं कि आज के दौर में देशद्रोह जैसे कानून की जरूरत है। इंडिया ये भी जानना चाहता है कि राजद्रोह का मामला होता क्या है, क्योंकि जब से लाल किले वाली अपमानजनक घटना हुई है और इसमें लोगों की धरपकड़ तेज हुई है, तब से राजद्रोह का मामला सुर्खियों में है। राजद्रोह को आईपीसी की धारा 124A में रखा गया है। इसके तहत अगर कोई शख्स लिखकर, बोलकर या किसी और माध्यम से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, दुश्मनी या अवमानना पैदा करेगा तो उसे राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। राजद्रोह का अपराध गैर जमानती है, इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी इसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही इस अपराध में दोनों पक्षों के बीच समझौते का भी कोई प्रावधान नहीं है। राजद्रोह का अपराध साबित होने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। वैसे राजद्रोह के मामले साल दर साल बढ़ने लगे हैं। 2014 से 2019 के बीच ही राजद्रोह के 326 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के लिए बने कानून UAPA के तहत उन 5 सालों में 6000 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन अदालत में जब मामला तय होता है तो ज्यादातर मामले टिकते नहीं हैं। इंडिया चाहता है कि ऐसे संगीन मामलों में जांच पड़ताल तेजी से हो और बिल्कुल दुरुस्त हो, ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं और गुनहगार बचे नहीं। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान एक किसान की गोली लगने से मौत की फेक न्यूज फैलाई गई। इस फेक न्यूज को कई लोगों ने फॉरवर्ड किया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और 6 पत्रकारों का नाम शामिल है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। समाज को बांटने के आरोप के आधार पर सितंबर 2020 में संजय सिंह पर राजद्रोह के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये वो चर्चित केस हैं जिन पर राजद्रोह का मुकदमा लगने पर जमकर विवाद हुआ। पिछले साल 3000 लोगों पर CAA कानून के विरोध में प्रदर्शन करने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। लाल किले में हुई हिंसा के बाद भी राजद्रोह के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधा हमला किया है। सिर्फ कमजोर घुटने वाली सरकार टूल किट से कांप सकती है। कमजोर दिल वाले शासक ही 2 साल में 6300 केस खड़े कर सकते हैं। सिर्फ लुंचपुंज लोग ही कड़ी आलोचना से डरकर UAPA के तहत 5922 केस बना सकते हैं। असंतोष चर्चा के लोकतांत्रिक लोकाचार से डरना बंद करो। वहीं राजद्रोह केस में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की याद दिलाई जाती है। एक केस केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य का था। आजाद देश में राजद्रोह का पहला मुकदमा 26 मई 1953 को फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के केदारनाथ सिंह पर दर्ज हुआ था। केदारनाथ पर सरकार की निंदा का आरोप था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकार की आलोचना राजद्रोह के तहत नहीं आती, भले ही कठोर शब्द कहे गए हों। अगर वो हिंसा नहीं भड़काते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं। दूसरा केस बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य का था, जिसमें बलवंत और उसके साथी पर खालिस्तान का नारा लगाने के कारण राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने कहा खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह में नहीं आती, क्योंकि समुदाय के दूसरे लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर्फ नारेबाजी करने से राजद्रोह नहीं हो जाता। अब बड़ी तादाद में राजद्रोह के केस पर चिंता जताई जा रही है। जो देशद्रोही का मामला है उसके बारे में 5 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिससे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि देशद्रोह क्या है। केदारनाथ सिंह में 5 जजेस का बेंच सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह का मामला तब बनता है
जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, कौन से बयान में इन्होंने वायलेंस इंसाइट किया, इसलिए उसको अरेस्ट करना इस बात पे कि देशद्रोही का मामला है और जजेस को घबराने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर सुशील वर्मा कहते हैं कि 26 जनवरी को हिंसा हुई थी और इस आधार पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 2 केसेस में हुआ है, बलवंत सिंह केस में भी है। उसमें ये कहा गया है कि यदि अहिंसक होता है हमारे कुछ कहने से, या जो लोग बोल रहे हैं इसके खिलाफ उनके कुछ कहने से अगर हिंसा नहीं होती है तो उसमें राजद्रोह नहीं आएगा। पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच के दायरे में भारत में मौजूद लोगों के साथ साथ विदेश में बैठे लोग भी हैं। इंडिया चाहता है कि सिर्फ विरोध करने वालों पर राजद्रोह का इस्तेमाल न हो, लेकिन हिंसा फैलाने के असली आरोपियों को छोड़ा भी न जाए। मुंबई में कोरोना फिर से लौट आया है। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि जो लोग कोरोना से बचाव के नियम कायदे नहीं मान रहे उन पर कड़ी कार्रवाई करो। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। मुंबई पर तीसरी लहर का वार हो रहा है और बेबस नजर आ रही है बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार। कल एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी किस तरह लोग लोकल में लापरवाह होकर सफर कर रहे हैं। इसी के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने लोगों से अपील की कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कमान संभाली और मुंबई की सड़कों पर निकले। रास्ते में जो बिना मास्क देखा उसे टोककर मास्क पहनाया। कुछ लोग रुमाल बांधकर सामान बेचते दिखे तो उन्हें भी बताया कि अगर फाइन से बचना है तो रुमाल नहीं मास्क पहनो। रेलवे स्टेशन पर भी जाकर लोगों से मास्क पहनने का अनुरोध किया। सीएसटी से सांता क्रूज तक लोकल ट्रेन में भी यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि वो नियमों को माने, नहीं तो मुंबई में लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते केसों से महाराष्ट्र सरकार भी नाराज है। उद्धव ठाकरे ने विभागीय आयुक्तों के साथ बैठक की और कोरोना नियमों को न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुंबई में बढ़ते केसों के बाद कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में फिर से जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। सामना के संपादकीय में भी कोरोना से चिंता साफ नजर आ रही है। कोरोना पीड़ितों की संख्या प्रतिदिन 300 से 325 तक पहुंच गई थी। अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। एक सप्ताह में ये आंकड़ा दोगुना होकर 600 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में रोज 4000 और मुंबई में 600 केस आ रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को फिर एक बार कठोर शब्दों में कहना पड़ रहा है, नियम का पालन करो, नहीं तो फिर से लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। हालांकि जनता पर सरकार और बीएमसी की अपील का ज्यादा असर होता नजर नहीं आ रहा। एबीपी न्यूज फिर से अपील कर रहा है, अपना ध्यान रखें क्योंकि अभी कोरोना मामले खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी अब भी जरूरी है। इस बीच ठीक 1 महीने पहले 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज आते आते कई दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। वैक्सीन लगाने के लिए बने कोविन ऐप में गड़बड़ियां हैं। वैक्सीन लगाने के लिए जो कोविन ऐप था उसमें गड़बड़ियां दिखाई दी, आपको दिखाई दे रहा है। पहला डोज लेने वाले को भी ऐप नहीं दिखा पा रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे मुंबई में सिर्फ 4% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लग पाई है। कुछ वैक्सीनेशन केंद्रों पर शुरू में ही ऐप का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था। इससे टीका लगने के 28 दिन बाद भी सॉफ्टवेयर नहीं बता पा रहा है। तो मुंबई में हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और ये बात सामने आई कि तकनीकी दिक्कतों के कारण कई लोगों को टीका नहीं लग पा रहा था। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के नेस्को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में। मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलम। डॉक्टर, कल से शुरुआत हुई है दूसरे चरण की। पहले जितने लोग आ रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, क्या उसी तरह से अभी भी लोग आ रहे हैं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सेंटर 29 जनवरी को चालू हुआ था एज वैक्सीनेशन सेंटर। तो हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं करीबन ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ रोज के 350 की अप टू 600 भी हम लोग कवर कर चुके हैं और इतने फर्स्ट डोजेस होते हैं। और
क्योंकि हमारा सेंटर 29 जनवरी को चालू हुआ था, तो अभी तक सेकेंड डोज का टाइमिंग हमारे यहाँ अभी तक हुआ नहीं है, और सेकेंड डोज के लिए अब तक हमारे यहाँ कोई आया नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों में शुरू में उत्साह दिखा था जो है वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए जो है लोग सेंटर पे आ रहे थे, क्या उस तरह से अभी भी लोग आ रहे हैं और लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं? वैसे देखा जाए तो उत्साह करीबन वैसे ही रहा है। हमारे यहाँ मंडे और सैटरडे को जास्ती रश रहती है और वीकली थोड़ी फार कम रहती है। जैसे कि आज का दिन आप देखने जाएं तो सभी सेंटर्स में थोड़ा कम ही हमने देखा है रिस्पॉन्स। ऑटो ड्राइवर की बेटी बन गई भारत सुंदरी। मान्या सिंह ने एबीपी न्यूज को खुद सुनाया अपनी कामयाबी और उसके पीछे संघर्ष की कहानी। वो कहानी हमारे साथ सुनिए। मान्या सिंह भले ही मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की रनर अप रही हो, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी मान्या का कामयाबी का यह सफर किसी परी कथा से कम नहीं है। इंडिया की डिमांड पर एबीपी न्यूज ने आज मान्या सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मान्या से हमने पूछा कि कैसे संघर्ष करके इस मुकाम तक वो पहुंची। 16 साल की उम्र में मुझे पूरा क्लियर हो गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं मेरी पढ़ाई को लेके। तो मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी देखा और हमेशा से अपने माइंड में क्लियर रखा कि मेरी प्रायोरिटीज़ एकदम इक्वल हो। मैं अपने आप को डबल शिफ्ट में काम करती, मैं अपना मेहनत करती थी, अपने आप पर्सनली ग्रो करती थी, और अपना जो उनकी मेहनत थी उनके काम के लिए भी मैं अपनी मेहनत भी करती थी कि उनको जो पैसे वो मेरे पढ़ाई में दे रहे हैं उसको मैं वर्थ करूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 16 साल की उम्र में, और मैंने प्रैक्टिस जैसे एकलव्य जी ने किया था वैसे ही मैंने भी किया था। अलीसिया मैम को यूट्यूब पे देख के मैंने रैंप वॉक अपने घर में प्रैक्टिस किया था, अपनी हील्स पहन के रोड पे चली थी। और जब मैंने, जहाँ तक मेरी पर्सनालिटी की बात आती है कि मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे अपने आप को कैरी करती हूँ, ये मैंने लोगों से सीखा है। क्योंकि हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि ऑब्जर्वेशन हमारा बेस्ट टीचर होता है। तो जब भी मैं ऑडिशंस पे जाती थी तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती थी और उनसे सीखती थी कि हाउ यू शुड कैरी योर सेल्फ, हाउ यू शुड टॉक टू योर सेल्फ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे पिता और मेरी माँ। मेरे पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मेरी माँ भी काम करने लगी हैं अभी, और मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमेशा काम किया है। तो हालात सपने डिसाइड नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मैंने हमेशा से ये सोचा कि मैं कैसे भी हालात में रहूं, लेकिन मेरा सपना हमेशा हाई ही रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा से मेहनत करूंगी। और ड्रीम कहते हैं ना, तो यू शुड ऑलवेज ड्रीम बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सो दैट वाज फॉर मी, इट्स लाइक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। आई वॉन्टेड टू बी मिस इंडिया एंड आई वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। अपने आप पे भरोसा करिए। जिस दिन आपने बोल दिया कि मैं कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन आप कर लेंगे। उस दिन आपका हाफ बैटल आपने वहीं जीत लिया। और अपने आप पे आत्मविश्वास जो ऐसी चीज़ होती है, अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी। तो बहुत प्रिय पोयम है मेरे लिए, जो मैं हमेशा खुद को मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। धन्यवाद। और आखिर में चलते चलते आज का शब्द। एक मुद्दत से मैं ट्विटर पर अपने दिन की शुरुआत एक शब्द से करता हूं, और आज इस कड़ी में शब्द है मंजिल। मेरे इस ट्वीट पर कई लोगों ने रीट्वीट किया, और प्रदीप जोशी साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। क्या खूब लिखा है। इस भागदौड़ से क्या हासिल हुआ अब तक, इसका हिसाब करने को एक ठौर भी जरूरी है। जिस राह पर चले थे मंजिल को ढूंढने, उसका मुकाम क्या है ये गौर भी जरूरी है। वहीं कृष्णेंद्र राय साहब का कहना है कि मंजिल मिल जाएगी आज नहीं तो कल, ना सोचना ज्यादा राही, बस तू चल चल चल। इंसान का इरादा मजबूत हो तो मंजिल उसके कदमों के पीछे दौड़ती है। इंडिया चाहता है इसके हर नागरिक को उसकी मंजिल हासिल हो, वो मंजिल जो उसे और उसके बेहतर नागरिक बनाती हो और देश को मजबूत बनाती हो। तो आज इंडिया चाहता है में मेरे साथ इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।